हेलो नमस्कार साथियों, नीतीश शर्मा मैथ्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में आए हुए 28 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के मैथ वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, वो भी बेस्ट अप्रोच के साथ। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इसके 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम 16 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 5 sin 14 डिग्री इंटू sec 76 डिग्री प्लस 3 cot 15 डिग्री इंटू cot 75 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन देखते ही टिक कर सकते हो। 5 + 3 8 + 2 10 यानी कि बी ऑप्शन। लेकिन आप ये तभी कर सकते हो जब आपको ये बात पता हो कि साइन ए बराबर होता है cos बी के और tan ए बराबर होता है cot बी के और cosec ए बराबर होता है sec बी के। लेकिन ये कब बराबर होते हैं? जब a + b बराबर हो 90 डिग्री के, यानी कि इन दोनों कोणों का योग बराबर हो 90 डिग्री के, यानी कि a और b क्या हो? पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो cos b यहाँ पर बटे में जाएगा तो 1/cos b बराबर क्या हो जाएगा? sec b। तो इसको हम लिख सकते हैं sin a इंटू sec b बराबर होगा 1 के। यहाँ पर देखो cot b यहाँ पर बटे में जाएगा तो 1/cot b बराबर क्या हो जाएगा? tan b। तो इसको हम लिख सकते हैं tan a इंटू tan b बराबर 1। इसी तरीके से यहाँ पर sec b यहाँ पर बटे में जाएगा तो 1/sec b बराबर क्या हो जाएगा? cos b। तो इसको हम लिख सकते हैं cosec a इंटू cos b बराबर 1। देखो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो s बराबर 1, t बराबर 1 और c बराबर 1। कब? जब a + b बराबर क्या हो? 90 डिग्री के। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है? s दिख रहा है और 14 + 76 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर c दिखाई दे रहा है और 15 + 75 क्या होता है? 90 डिग्री। तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 1। और tan 45 डिग्री 1 होता ही है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 + 3 8 + 2 10, यानी कि बी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है x और y एक साथ एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो x + y कर सकते हैं 12 दिन में, और कहा है y और z इसे 18 दिन में कर सकते हैं। तो y + z कर सकते हैं 18 दिन में, और कहा है x और z समान कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो x + z कर सकते हैं 15 दिन में, और कहा है x, y और z मिलकर कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो कार्य पूरा करने में लगभग कितने दिन की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य एक ऐसी संख्या लेंगे जिसमें 12, 18 और 15 तीनों का भाग चला जाए, यानी कि इनका एलसीएम, जो कि आ जाएगा 180। तो देखो अब हम निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी यानी कि एक दिन का कार्य। अगर x + y 12 दिन में 180 काम कर सकते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 180/12 यानी कि आ जाएगा 15।
y प्लस जेड अगर 18 दिन में 180 काम कर सकते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 180/18 जो कि आ जाएगा 10। अगर x प्लस जेड 15 दिन में 180 काम कर सकते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 180/15 जो कि आ जाएगा 12। अब देखो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे? अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो यहाँ पर देखो x 2 बार आ रहा है, y 2 बार आ रहा है और z 2 बार आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस y प्लस z, और इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15 और 10 25, 25 और 12 37। अगर हम यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड निकालें तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 बटे में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 37/2, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड एक दिन में 37/2 काम कर सकते हैं। और हमसे पूछा क्या है कि ये तीनों मिलकर कुल कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अगर ये तीनों मिलकर एक दिन में 37/2 काम करते हैं तो 180 काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो हम 180 में भाग दे देंगे 37/2 का, यानी कि टोटल वर्क यानी कि 180/एफिशिएंसी यानी कि 37/2। ये बटा 2 ऊपर जाके गुणा में चला जाएगा। हमसे इसकी वैल्यू लगभग में पूछी है, तो लगभग में इस 37 को हम मान लेते हैं 36। तो यहाँ से ये 2 से कट जाएगा 18 बार और 18 से ये कट जाएगा 10 बार, तो ये आ जाएगा 10, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या जो 155, 260 और 315 को विभाजित करेगी और शेषफल क्रम से 5, 10 और 15 देती है। तो देखो इनमें से हम इस शेषफल को घटा देते हैं, तो 155 माइनस 5 आ जाएगा 150, 260 माइनस 10 आ जाएगा 250, और 315 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 300। यानी कि हमें वह सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिसका 150, 250 और 300 में पूरा भाग चला जाए। देखो उस संख्या से जब हम 155 में भाग देंगे तभी तो शेषफल 5 बचेगा। देखो जब उस संख्या से हम 155 में भाग देंगे तो 150 तक तो पूरा भाग चला जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा? 5 बचेगा। यानी कि हमें वह सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो 150, 250 और 300 को पूरा विभाजित कर दे। तो या तो आप इन तीनों का एचसीएफ निकाल लो या फिर आप सीधा ऑप्शन से उठा लो। देखो हमको सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 75। तो देखो 75 का 150 में भाग जाता है क्या? जाता है, लेकिन 150 का 250 में भाग नहीं जाता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी संख्या हमको दिखाई दे रही है 50। देखो 50 का 150 में भाग जाता है क्या? जाता है। 50 का 250 में भाग जाता है, 50 का 300 में भी भाग जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 50, यानी कि बी ऑप्शन। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हमारे सभी अपडेट के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे इसकी वैल्यू पूछी है और अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और उसके बाद का यानी कि ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 2 से ये कट जाएगा 2 बार, और यहाँ पर देखो इसको 2 से काट देते हैं 6 बार और इसको काट देते हैं 10 बार। इसको हम 4 से भी काट सकते थे, लेकिन यहाँ पर 10 है तो हमने यहाँ पर भी 10 बना लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 6/5, का यानी कि ऑफ को हम लिख देंगे गुणा। यहाँ पर देखो एलसीएम आ जाएगा 2 और 3 का 6, और ऊपर आ जाएगा 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 2 और 3 5 माइनस 5/6 गुणा। यहाँ पर देखो 10 और 10 का एलसीएम
10 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 3 और 6 9 माइनस का 1/6। देखो यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर आया 1 माइनस, इसको 3 से काट देते हैं 3 बार और ये 3 से कट जाएगा 2 बार और ये 5 से कट जाएगा 2 बार, तो बटे में आ गया 4 और ऊपर आ गया है 3 माइनस का 1/6। 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 12 एकम 12, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 तिया 9, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2, 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 11 यानी कि 1/12, यानी कि सी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान यानी कि एवरेज वैल्यू क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मीन यानी कि माध्य। क्यों? क्योंकि जब हम मीन यानी कि माध्य निकालते हैं तो हम सभी डेटा का यूज करते हैं। देखो कभी भी हमें बहुत सारे डेटा दिए हो तो हम मीन यानी कि माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सभी डेटाओं को जोड़ते हैं, यानी कि सम ऑफ डेटा, और इसमें हम भाग देते हैं डेटा की संख्या का, यानी कि नंबर ऑफ डेटा। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम माध्य यानी कि मीन निकालते हैं तो हम सभी डेटा का यूज करते हैं। इसलिए केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान क्या हो जाएगा? मीन यानी कि माध्य, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपये है। समान राशि पर समान दर पर समान समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो देखो हमको रेट कितनी दी हुई है? 10%। तो 10% की दर से 2 साल का एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है? इसका 2 गुना यानी कि 20%। और 10% की दर से 2 वर्ष का सीआई यानी कि चक्रवर्ती ब्याज हो जाता है 21%। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। आप इसको सक्सेसिव लगा के निकाल भी सकते हो। 10 + 10 + 10 गुणा 10 बटा 100। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये आ जाएगा 10 और 10 20 और 1 21%। या इससे ज़्यादा अच्छा है आप इसको ऐसे निकाल लो, अगर रेट x% दी हो तो आप x का 2 गुना कर दो और यहाँ पर पॉइंट लगा के इसका स्क्वायर कर दो और इसको हमको लिखना है 2 डिजिट में। तो देखो रेट कितनी है? 10%, तो 10 का 2 गुना यानी कि 20 और 10 का स्क्वायर यानी कि 100 और इसको हमको लिखना है 2 डिजिट में। तो यहाँ पर 2 जीरो तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 डिजिट के लिए और 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 20 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 21%। लेकिन 10% एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 2 वर्ष का सीआई कितना होता है? 21%। देखो जब भी रेट 10% हो तो इसका यहाँ लिख देते हैं एसआई और यहाँ लिख देते हैं सीआई यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। तो 1 वर्ष का एसआई और सीआई कितना होता है? 10% ही होता है। इसका 2 वर्ष का जो सीआई होता है वो होता है 21% और एसआई इसका 2 गुना होता है यानी कि 20%। अगर हम 3 साल की बात करें तो इसका एसआई यानी कि साधारण ब्याज होता है इसका 3 गुना यानी कि 30% और 3 साल का सीआई यानी कि चक्रवर्ती ब्याज होता है 33.1%। अगर हम 4 साल की बात करें तो 4 साल का 10% से एसआई होता है इसका 4 गुना यानी कि 40% और 4 साल का सीआई होता है 46.41%।
तो आपको रेलवे के लिए 4 साल तक याद करना है, एसएससी के लिए आप 5 साल तक याद कर सकते हैं, लेकिन रेलवे में 4 साल तक पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखो हमारे पास 10% की दर से 2 साल का एसआई कितना आ गया है 20%, और क्वेश्चन में दिया है कि 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज यानी कि एसआई कितना है 500 रुपये, और 2 साल का एसआई कितना आया है 20%, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी है 500। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए इसको 20 से भाग दे देंगे, और हमसे चक्रवर्ती ब्याज पूछा है 2 साल का, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 21%। तो 21 की वैल्यू निकालने के लिए इसको गुणा कर देंगे 21 से, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 25 बार, तो 25 गुणा 21, 25 गुणा 20 कितना होता है 500, 500 प्लस 25 करेंगे तो आ जाएगा 525, यानी कि ए ऑप्शन। आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, तो हमें चाहिए टेन थीटा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो √34 से √34 कट जाएगा और टेन थीटा बराबर आ जाएगा 3/5। तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस टेन थीटा यानी कि 3/5 बटा 1 माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। अगर टेन थीटा 3/5 है तो कॉट थीटा हो जाएगा 5/3। तो यहाँ लिख देते हैं 5/3। तो ये आ जाएगा 5 और 3 8/5, और इसमें हमको भाग देना है 3 माइनस 5 यानी कि माइनस का 2/3। यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस में आएगा 8/5। इस डिवाइड को गुणा में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 3/2। 2 से ये कट जाएगा 4 बार, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 तिया 12/5, यानी कि बी ऑप्शन। आसान सा सवाल था। इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a³ माइनस b³ बराबर 625, a² माइनस b² बराबर 25 और a प्लस b बराबर 5 हो तो a² प्लस ab प्लस b² का मान क्या होगा। तो देखो रेलवे ने ये सवाल गलत डाला है, और ये सवाल क्यों गलत है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में a² माइनस b² बराबर दिया हुआ है 25, और a² माइनस b² होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, और ये बराबर है 25 के। और क्वेश्चन में a प्लस b की वैल्यू हमको दी हुई है 5, तो यहाँ से a माइनस b बराबर आ जाएगा 25/5 यानी कि 5। अब देखो a माइनस b बराबर 5 है और a प्लस b बराबर हमको दिया हुआ है 5। तो जब भी a प्लस b और a माइनस b की वैल्यू दी हो तो a बराबर निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर देते हैं, 5 प्लस 5 यानी कि 10 का आधा 5, और b की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को घटाकर इसका आधा कर देते हैं। तो 5 माइनस 5 यानी कि 0, 0 का आधा 0। या फिर आप इन दोनों को जब जोड़ोगे तो a प्लस a 2a, b से b कट जाएगा, 5 और 5 10, तो 2a बराबर 10 तो a बराबर 5। और जब इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो a से a कट जाएगा, माइनस b माइनस का 2b बराबर 5 माइनस 5 यानी कि 0, तो माइनस का 2b बराबर 0 तो b बराबर 0। तो देखो और हमसे पूछा क्या है a² प्लस ab प्लस b²। अब देखो b तो 0 है तो ये 0 और ये भी 0, और a बराबर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। तो हमारा आंसर हो गया है डी ऑप्शन। लेकिन क्वेश्चन में हमको a³ माइनस b³ की वैल्यू भी दी हुई है
और ये बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी, 625, और a माइनस बी हमने निकाला है 5। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625/25 यानी कि 125, और यही हमसे पूछा था, तो हमारा आंसर आ गया है बी। अब हमारा आंसर डी ऑप्शन भी आ रहा है और बी ऑप्शन भी आ रहा है, और एक ही क्वेश्चन के दो आंसर नहीं हो सकते, तो इसलिए ये सवाल गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 7 से भाग देने पर शेषफल 6 रहता है। तो देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 0 0 0 0। 5 अंकों की इससे छोटी संख्या कोई भी नहीं हो सकती, और हमें इसे भाग देना है 7 से। तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 8 56, तो शेषफल आ जाएगा 4। यानी कि इस संख्या को जब हम 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आएगा 4, लेकिन हमें शेषफल चाहिए कितना, 6 चाहिए। तो 6 शेषफल बचाने के लिए इस संख्या में हम 2 और जोड़ देंगे, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो जब यहाँ पर 6 बचा तो 60 बना, तो 60 में हमने 7 का भाग दिया, 7 8 56, तो शेषफल क्या बचा, 4 बचा। जब हम इस संख्या में 2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 0 की जगह 2 आ गया है, तो ये संख्या क्या हो गई है, 62 हो गई है। तो 7 8 56, तो शेषफल क्या बच गया, 6 बच गया। यानी कि 6 शेषफल बनाने के लिए इस संख्या में हमको 2 और जोड़ना पड़ेगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 1 0 0 0 2, यानी कि सी ऑप्शन। आसान सा सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस करेंगे। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो ये आ गया है 18, और 18 से 180 में भाग देंगे तो आ जाएगा 10। 37 में से 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17, 10 प्लस 17 हो जाएगा 27, यानी कि बी ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 60 है और उनके मैसे पे यानी कि एचसीएफ और लैसे पे यानी कि एलसीएम क्रमशः 12 और 72 हैं, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो देखो 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है उन संख्याओं का योग बटा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। देखो अगर कोई भी 2 संख्याएं a और b है तो उनके व्युत्क्रम हो जाएंगे 1/a और 1/b, और इन दोनों का योग जब हम करेंगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा ab और ऊपर आ जाएगा a प्लस b। तो हम कह सकते हैं कि 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है उन संख्याओं के योग बटा उन संख्याओं के गुणनफल के। तो देखो उन दोनों संख्याओं का योग हमको दिया हुआ है 60 और बटा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उन संख्याओं के एचसीएफ और उन संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के। तो क्वेश्चन में हमको एचसीएफ दिया हुआ है 12 और एलसीएम दिया हुआ है 72, तो यही हमारा संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 गुणा 72, तो 12 से ये कट जाएगा 5 बार, तो ये आ जाएगा 5/72, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमको ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं और वेरिएबल दिए हुए हैं 3, x, y और z। जब भी 3 वेरिएबल दिए हुए हो और 2 इक्वेशन दी हो तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप अपनी मर्जी से मान लो और बाकी 2 वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल लो।
लेकिन यहाँ पर वैल्यू ऐसी माननी है कि x, y या z में से कोई भी जीरो ना बने, क्योंकि यहाँ पर देखो x, y और z बटे में आ रहा है और बटे में हम कभी भी जीरो नहीं लेते। तो यहाँ पर देखो हमको बनाना है 1, तो 1 बनाने के लिए हम इन दोनों को आधा आधा बना देते हैं। तो इसको 1/2 बनाने के लिए x को हम 1 मान लेते हैं और y को हम 4 मान लेते हैं। तो ये 1/2 और ये 2 से कट जाएगा 2 बार, तो ये भी 1/2, 1/2, 1/2 1 हो जाएगा। या फिर देखो यहाँ पे अगर आपने x को 1 मान लिया है तो इसको सॉल्व करेंगे तो y 4 ही आएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर x को 1 माना है तो आप भी 1 ही माने, आप कुछ और भी मान सकते हो। अब देखो यहाँ पर देखो y कितना आ गया है, 4 आ गया है, तो यहाँ पर y की जगह हम 4 रखेंगे तो 4 से ये कट जाएगा 2 बार और 2 इधर जाके माइनस का होगा, तो यहाँ पर 1 - 2 आ जाएगा -1 और यहाँ पर z की वैल्यू आ जाएगी -2। अब देखो x, y और z की वैल्यू आ गई है तो हम यहाँ पर रख देते हैं। z कितना है, -2, तो यहाँ पर -2 रख देते हैं और x कितना है 1, तो यहाँ पर 1 रख देते हैं। तो यहाँ पर 2 से 2 कटा तो ये -1 ये +2, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हमको √54 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें √9 की वैल्यू पता है। तो 54 को हम लिख सकते हैं 9 × 6। इसी तरीके से √125 की वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन √25 की वैल्यू हमको पता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 × 5। इसी तरीके से 24 को हम लिख सकते हैं 6 × 4 और 45 को हम लिख सकते हैं 9 × 5। तो यहाँ पर 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 6 गुणा 25 अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 5 और अंडर रूट के अंदर बचेगा 5 बटा 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 और अंडर रूट के अंदर बचेगा 6 गुणा 9 अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 3 और अंडर रूट के अंदर बचेगा 5। तो यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा और √5 से √5 कट जाएगा। यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5/2 यानी कि 2.5। सी ऑप्शन। आसान सा सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमको त्रिभुज के तीनों कोण दिए हुए हैं और सबसे बड़ा कोण हमसे पूछा है। तो इतना तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ पर देखो पहला कोण कितना है 2x डिग्री और दूसरा कोण कितना है 3x - 8 डिग्री और तीसरा कोण है 5x - 12 डिग्री और इन तीनों का योग बराबर किसके होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पर 2x + 3x + 5x हो जाएगा 10x और यहाँ से -12 माइनस का 8 माइनस का 20 उधर जाके प्लस का 20 होगा तो 180 + 20 आ जाएगा 200। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 20। तो यहाँ पर x की वैल्यू 20 रखेंगे तो पहला कोण कितना आ जाएगा 20 दूनी 40। ये आ जाएगा 20 × 60 - 8 यानी कि 52 डिग्री और ये आ जाएगा 20 × 5 100 - 12 यानी कि 88 डिग्री। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है 88 डिग्री। तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको ये इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि साइन ए बराबर होता है कॉस बी के। कब? जब a + b बराबर हो 90 डिग्री के, यानी कि इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर हो 90 डिग्री के। तो यहाँ पर देखो 15 डिग्री
और 75 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री के बराबर हो तो साइन ए बराबर होता है कॉस बी के। तो यहाँ पर साइन 15 डिग्री बराबर होगा कॉस 75 डिग्री के। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पर 65 डिग्री और 25 डिग्री को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो कॉस 65 डिग्री बराबर होगा साइन 25 डिग्री के। तो ये भी आपस में कट जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1। और यहाँ पर साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि कितना आ जाएगा 3, और ये बराबर है √3 tan थीटा के। तो यहाँ से tan थीटा बराबर आ जाएगा 3/√3 यानी कि √3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री यानी कि बी ऑप्शन। तो अभी हमने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है। इन सभी क्वेश्चंस का PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।